चलिए, तो हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के सिस्टम में हैं। और वी वैसे सिस्टम तो छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। पेप्टिक अल्सर, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। मैक्सिमम जो सवाल है इसमें से ही पूछे जाते हैं। और इसमें या प्रिस्क्रिप्शन हो, शॉर्ट नोट, शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये सेक्शन है। और रियल लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बिहाफ में जानना। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ पेप्टिक अल्सर? तो अल्सर हमें पता ही है कि एनी ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ द म्यूकोजा। कोई भी म्यूकोजा है उसकी कंटिन्यूटी में अगर ब्रीच होता है तो दैट ब्रीच इज कॉल्ड एज अल्सर। एंड वो म्यूकोजा जीआई में भी एक्सेप्शन नहीं है। तो जब जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं अपर जीआई का, तो जिसमें इंटेस्टाइन इन्वॉल्वमेंट होता है, अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है, और मेनली स्टमक इन्वॉल्व होता है। तो जब भी स्टमक और अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में ऐसे म्यूकोजा में किसी भी प्रकार की अल्सर्स होता है या ब्रीच होता है कंटिन्यूटी में, तो उसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। अगर उसमें स्टमक इन्वॉल्व है तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है, इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है उसे इंटेस्टिनल अल्सर कहा जाता है। तो ये पेप्टिक अल्सर पूरा जनरलाइज टर्म है। जीआईटी के अंदर जो भी म्यूकोजा है उसमें ब्रीच होती है तो उसे अल्सर्स कहा जाता है, जीआई एसोसिएटेड पेप्टिक अल्सर्स कहा जाता है। तो वो एरिया डिपेंड अलग अलग होता है, ठीक है, उसके अंदर डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। मेन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है फार्माकोलॉजी, और वो पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है फिजियोलॉजी पढ़ना कि किस प्रकार से गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशंस होता है। तो अगर ये फिगर में आप देख पाए तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि मेन जो सेल है ये है स्टमक का ल्यूमेन। मीन्स कि यहाँ से एसिड सिक्रीशंस होता है, यहाँ पे एसिड सिक्रीशंस होता है, फूड होता है। अब कहाँ से सिक्रीशंस होता है? तो ये देखिए आप, पराइटल सेल्स। तो पराइटल सेल्स में से एसिड सिक्रीशंस होता है। अब किस प्रकार से एसिड सिक्रीशन होता है? तो यहाँ पे एक पंप होता है जिसे कहते हैं H+K+ एटीपेज पंप। तो H+K+ एटीपेज एक पंप होता है जो क्या करता है, पोटेशियम अंदर लेता है सेल के अंदर और H+ यहाँ पे रिलीज करता है, और जिससे इस प्रकार से HCl का सिक्रीशन होता है ये पंप की मदद से। तो ये जो पंप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंप है जिसे H+K+ एटीपेज कहा जाता है, या तो फिर उसका दूसरा नाम है प्रोटॉन पंप, जिसे प्रोटॉन पंप भी कहा जाता है। अब ये जो पैराइटल सेल्स में से, प्रोटॉन पंप में से जो H+ का सिक्रीशंस होता है ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस केमिकल्स होता है, ठीक है। वेरियस न्यूरोकेमिकल्स हैं जिसके इन्फ्लुएंस के अंडर ये प्रोटॉन पंप स्टिमुलेट होता है। अब आप देखेंगे किस प्रकार से स्टिमुलेट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि या तो आप M3 रिसेप्टर्स का स्टिमुलेट करो, क्योंकि पैराइटल सेल्स के ऊपर एक तो M3 रिसेप्टर्स आए होते हैं, दूसरे होते हैं H2 रिसेप्टर्स, और तीसरे होते हैं CCK-B, ठीक है। तो इस प्रकार के रिसेप्टर्स हैं, वेरियस रिसेप्टर्स हैं, और अगर उन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किया जाए तो जिससे ये प्रोटॉन पंप में से HCl का सिक्रीशंस होता है। तो M3 रिसेप्टर्स हमें पता है मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं, और इसका स्टिमुलेशन करने से HCl एसिड का रिलीज होता है, वो तो सिंपल है। जो दूसरा चीज़ है वो है गैस्ट्रिन। तो जब भी हम लोग फूड खाते हैं तो गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल्स में से गैस्ट्रिन का रिलीज होता है, और वो अपने रिसेप्टर्स होते हैं जिसे CCK-B रिसेप्टर कहते हैं, उसके ऊपर काम करने से HCl का सिक्रीशंस होता है। तो फूड स्टिमुलेट करता है HCl का सिक्रीशंस। और जो तीसरा महत्वपूर्ण होता है वो है H2 रिसेप्टर्स का रोल, ठीक है, H2 रिसेप्टर्स का रोल। अब H2 मीन्स के हिस्टामिन, हिस्टामिन के हमें पता है जब हम लोग ऑटोकॉइड पढ़े थे तो उसके मेनली 3 रिसेप्टर्स हैं, तीसरा भी ज़्यादा क्लिनिकल यूटिलिटी में नहीं है, तो मेनली 2 H1 और H2 रिसेप्टर्स हैं। H1 रिसेप्टर्स ज़्यादा इन्वॉल्व है एलर्जिक रिएक्शंस के साथ, तो जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होती है उसके साथ, और कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स होती हैं, वासोडाइलेशन होता है, वो सबके साथ H1 रिसेप्टर्स ज़्यादा इन्वॉल्व है। जबकि H2 रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होता है HCl सिक्रीशंस के अंदर, ठीक है। तो H2 रिसेप्टर मीन्स के हिस्टामिन है वो रिलीज होगा, और वो H2 रिसेप्टर्स के ऊपर काम करेगा जिससे पैराइटल सेल्स में थे H+ का रिलीज होगा। अभी ये H2 स्टिमुलेशन कैसे होगा? हिस्टामिन रिलीज होगा, लेकिन ये हिस्टामिन किधर होगा? ऊपर एक और सेल सिस्टम है जिसे ECL सेल्स, जिसका नाम है एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स। तो ये एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स के अंदर से हिस्टामिन का रिलीज होता है, और वो हिस्टामिन अपने रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, और जिससे प्रोटॉन पंप मीडिएटेड HCl का सिक्रीशन होता है। क्लियर? अभी ये हिस्टामिन सिक्रीशंस कैसे होता है? तो हिस्टामिन का जो सिक्रीशंस है वो भी 2 प्रकार से मेनली एसोसिएटेड है। एक
M1 रिसेप्टर मस्करिनिक, लेकिन यहाँ पे रिसेप्टर्स अलग है। M3 रिसेप्टर पैराइटल सेल्स के ऊपर था, लेकिन जो हिस्टामिन कंटेनिंग सेल्स है जिसे एंट्रोकोमेफिन सेल कहते हैं, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स है वो M1 रिसेप्टर्स है। ठीक है, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है वो M3 रिसेप्टर्स है। तो M1 मीडिएटेड हिस्टामिन रिलीज होता है और M3 मीडिएटेड HCl सिक्रीशंस होता है। दूसरा हिस्टामिन का रिलीज कौन करवाता है? वही गैस्ट्रिन अपने रिसेप्टर्स के ऊपर। सो गैस्ट्रिन के भी दोनों जगह पे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, सीसी के भी रिसेप्टर्स गैस्ट्रिन मीडिएटेड, वो भी हिस्टामिन रिलीज करके HCl सिक्रिएट करता है और डायरेक्टली भी पैराइटल सेल से HCl सिक्रिएट करता है। और एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर या तो फिर हार्मोन कहा जाता है जिसे सोमेटोस्टेटिन कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं सोमेटोस्टेटिन। एक इनहिबिटरी हार्मोन दिया गया है, काफ़ी सारे जो हार्मोन सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है ये, उसके रिसेप्टर हैं सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर्स, वो एक इनहिबिटरी एक्शंस करते हैं। ठीक है, तो जब अगर ज़्यादा HCl सिक्रीशंस हो गया तो उस सिचुएशंस में कम करने के लिए ये सोमेटोस्टेटिन हेल्प करता है, तो उसका इनहिबिटरी एक्शंस होता है, हिस्टामिन का रिलीज इनहिबिट करता है। तो वैसे हमें मोटा मोटा पता चल गया कि किस प्रकार से HCl का सिक्रीशंस होता है। अब आप समझिए कि अगर आपको HCl सिक्रीशंस कम करना है, ऑब्वियसली क्योंकि अल्सर वाला पेशेंट्स है, हाइपर एसिडिटी है, पेन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टमक अल्सर होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे एसिड उसको छुएगा वो पार्ट को, तो वहाँ पे पेन होगा, ज़्यादा एसिडिटी होगा। ठीक है, धीरे धीरे अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो स्ट्रिक्चर हो सकता है, कई बार परफोरेशन हो सकता है। तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दवा की मदद से हमें जो करना है वो है एसिड सिक्रीशंस जो भी है वो हमें कम करना है, या तो फिर जो प्रोटेक्टिव चीज़ है, हमें पता है कि स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी होता है, देखेंगे उसके बारे में, उसको हमें बढ़ावा देना है। तो अग्रेसिव फैक्टर्स को कम करना है और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को बढ़ावा देना है। तो अग्रेसिव फैक्टर्स HCl को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्रिएट कर सकते हैं? नंबर 1, या तो हम लोग ये जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं उसको ब्लॉक करें। नंबर 2, ये जो गैस्ट्रिन का स्टिमुलेशन हो रहा है उसको ब्लॉक करें। नंबर 3, H2 रिसेप्टर मीडिएटेड जो सिक्रीशन हो रहा है उसको ब्लॉक करें। या तो फिर हम लोग क्या करें कि जो ये प्रोटॉन पंप है उसको ही कुछ प्रकार से ब्लॉक कर दें। तो इस प्रकार से अलग अलग ड्रग्स बनाई गई हैं जो अलग अलग रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती हैं या तो फिर प्रोटॉन पंप के ऊपर काम करती हैं। ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है सबसे इफेक्टिव बढ़िया चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये सबसे आखिरी चीज़ है, आखिर में इवेंचुअली प्रोटॉन पंप से ही सिक्रीशन होना है, तो उसको ही ब्लॉक कर देंगे तो ऊपर से किसी भी प्रकार से सिक्रीशंस हो, स्टिमुलेट हो, बिकॉज प्रोटॉन पंप ब्लॉक हुआ है तो अब पैराइटल सेल्स में से किसी भी प्रकार से HCl का सिक्रीशंस नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे इफेक्टिव मेडिकेशन है। चलिए, जैसे हमने बात की थी कि जो GI म्यूकोजा होता है, स्पेशली स्टमक और अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, स्पेशली स्टमक की हम लोग बात करें तो वहाँ पे कुछ अग्रेसिव फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ डिफेंसिव फैक्टर्स भी होते हैं। यूजुअली बैलेंस में होता है तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर अग्रेसिव फैक्टर्स का वेटेज बढ़ जाए, अग्रेसिव फैक्टर्स क्या होते हैं, एसिड सिक्रीशंस बढ़ जाए, पेप्सिन सिक्रीशंस बढ़ जाए, बाइल सिक्रीशंस बढ़ जाए, आप कोई दवा ले रहे हो, NSAIDs जैसे हमने बात की थी, जब ऑटोकोइड शायद हमने अभी कंप्लीट नहीं किया है, NSAIDs शायद हमने कंप्लीट कर दिया है, यस NSAIDs कंप्लीट किया है, तो वहाँ पे हमने आयरन ट्रैपिंग की बात की थी। तो इस प्रकार से NSAIDs लेते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स लेते हैं, ऐसे कुछ मेडिकेशंस लेते हैं, या तो फिर इन्फेक्शंस लगता है H. पाइलोरी का, अल्कोहल लेते हैं। तो ये सब क्या है कि अग्रेसिव फैक्टर्स हैं, ये एसिड सिक्रीशंस बढ़ाएंगे। ठीक है, जबकि एट द सेम टाइम डिफेंसिव फैक्टर्स क्या है कि म्यूकोजा है, म्यूकोजा का अपना ब्लड सप्लाई है, बाइकार्बोनेट सिक्रीशंस है, ये सब एक डिफेंसिव फैक्टर्स है। जब डिफेंसिव फैक्टर्स कम होंगे और अग्रेसिव फैक्टर्स बढ़ेंगे तब इम्बैलेंस होगा और अल्सर्स क्रिएट हो सकता है। डिफेंसिव फैक्टर्स क्या है, स्टमक और ईसोफेगस दोनों को, मुकोजा को प्रोटेक्ट करना है। ईसोफेगस तो प्रोटेक्टेड है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो बहुत टाइटली क्लोज होता है, तो स्टमक कंटेंट यूजुअली ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन अब जब हमने प्रोकाइनेटिक ड्रग्स पढ़ा था आगे के लेक्चर में, तब हमने देखा था कि GERD ऐसी एक सिचुएशन होती है जिसे गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है और जिससे स्टमक कंटेंट ऊपर आते हैं और ईसोफेजियल म्यूकोजा को डैमेज करते हैं, और रिकरेंट डैमेज होने से फिर उसमें चेंजेस भी होने लगते हैं और जिससे कई बार कैंसर्स भी हो सकता है। तो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर से ये मेनली प्रोटेक्ट है, तो अगेन एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। और स्टमक के लिए क्या है, म्यूकोजल सिक्रीशंस बहुत ज़रूरी है, स्टमक के सेल्स में से म्यूकोजल सिक्रीशंस होना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव चीज़ है या फिर लोकल केमिकल है, वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। उसमें भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 and I2
ये बहुत अच्छे प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। तो जब भी ये प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम होता है विद द यूज़ ऑफ अल्कोहल या तो फिर एस्पिरिन या तो फिर कोई अदर ड्रग से, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, तो इस प्रकार से प्रोस्टाग्लैंडिन का अगर सिंथेसिस कम होता है तो भी वहाँ पे प्रोटेक्टिव फैक्टर कम हो सकता है। बाइकार्बोनेट आयन, हाई ब्लड फ्लो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। नाइट्रस ऑक्साइड क्या हो करते हैं कि हाई ब्लड फ्लो वहाँ पे बढ़ाते हैं, तो वो भी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर की तरह काम करते हैं। तो ये सब डिफेंसिव फैक्टर्स हैं। अग्रेसिव फैक्टर्स क्या है, जैसे हमने बात की थी, एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लग जाए तो वो भी एक अग्रेसिव फैक्टर की तरह काम करता है। एनसेड्स, इथेनॉल, टोबैको, या तो फिर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आ जाए, कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में बॉडी आ जाए तो उसमें HCl सिक्रेशंस बढ़ने लगता है। ठीक है, जैसे बर्न्स, ट्रोमा, सर्जरी, सीवियर मेडिकल इलनेस, इवन यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये सब सिचुएशंस में अग्रेसिव फैक्टर्स का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और जिससे भी अल्सर्स क्रिएट हो सकता है। एच पाइलोरी की हमने बात की तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन फ्लैजेला वाला एक बैक्टीरिया होता है जो पेप्टिक अल्सर डिसीज़ का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है। जब भी और सिम्टोमेटिक तरीके से रिलीफ नहीं हो सकता है तो भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बैक्टीरिया इन्फेक्शंस कई बार लगा हुआ होता है, फीको ओरल रूट से ये ट्रांसमिट होता है। और ये क्या करता है कि एक यूरिएज नामक एंजाइम को सिक्रेट करता है। ये क्या करता है कि जो यूरिया होता है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है और एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और जिसके अंदर ये बचा रहता है स्टमक के अंदर। यूजुअली हमें पता ही है कि एसिड से मर जाते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें यूरिएज हैं तो एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट अपने आजू बाजू क्रिएट करता है और जिससे वो सर्वाइव होता है और फिर अल्सर्स क्रिएट करता है वहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो ड्यूडिनल अल्सर्स होते हैं या फिर 2/3 गैस्ट्रिक अल्सर्स के पेशेंट होते हैं उसमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन कॉमन है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये एज अ कार्सिनोजन भी काम कर सकता है, इससे गैस्ट्रिक कैंसर्स होने का भी खतरा रहता है। ठीक है, सो ये चीज़ है एच पाइलोरी इन्फेक्शंस के बारे में, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना ज़रूरी है। दूसरा हमने अग्रेसिव फैक्टर्स बात किया था, एनसेड्स या तो फिर ऐसी ड्रग्स की जो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कम करती है। जैसे हमने बात की थी ऑटोकॉइड्स में, ये जो एनसेड्स हैं कैसे काम करती है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बंद करती हैं विद द इनहिबिटिंग एंजाइम्स कॉक्स। तो कॉक्स नामक एंजाइम को बंद करेंगी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस में। सेम गोज टू स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स भी क्या करते हैं कि फॉस्फोलाइपेज A2 जो अर्लियर पार्ट है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स में से जो एरिकोडोनिक एसिड बनना होता है उसे बंद करती है एनेक्सिन बना के, और जिससे भी इवेंचुअली प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम होता है तो उससे भी इवेंचुअली ये हो सकता है अल्सर्स। एनसेड्स में दूसरा भी एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म था जब हमने डिस्कस किया था, वो है आयरन ट्रैपिंग। ठीक है, अगर आपको नहीं पता आयरन ट्रैपिंग तो आप हमारे ऑटोकॉइड्स वाले सेक्शंस में जाके देख सकते हैं। अगर पता है तो कमेंट्स करके बताइए कि क्या होता है आयरन ट्रैपिंग। इसमें मैं आपको एक टिप देता हूँ याद रखने के लिए। आयरन ट्रैपिंग एसोसिएटेड है विद द आयोनाइजेशन स्टेटस ऑफ अ ड्रग। ठीक है, तो आयोनाइजेशन स्टेटस ऑफ अ ड्रग के साथ एसोसिएटेड है। याद कीजिए, आपको पता है जब हम लोग जनरल फार्माकोलॉजी पढ़े थे तब हमने आयोनाइजेशन स्टेटस के बारे में पढ़ा था कि जितना ड्रग अनआयोनाइज्ड होगा उतना इजीली वो मेम्ब्रेन क्रॉस कर पाएगा। तो वही कंसेप्ट के ऊपर, आयन ट्रैपिंग के कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पे एसोसिएटेड है। चलिए, जिसको नहीं पता है तो मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी आप एस्पिरिन जैसी ड्रग लेते हैं जो एनसेड्स है और वो एसिडिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वीक एसिड्स हैं तो वो एसिडिक ड्रग होती हैं। तो एसिडिक ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में, स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो क्या बन जाती है, वो बन जाती है अनआयोनाइज्ड। ठीक है, अनआयोनाइज्ड बन जाती है। अभी ये जो अनआयोनाइज्ड है ड्रग वो इजीली जो स्टमक के सेल्स होते हैं वो ल्यूमेन के अंदर से स्टमक के सेल के अंदर जाती है, अनआयोनाइज्ड है। अब यहाँ पे पीएच क्या हो जाती है, अब यहाँ पे पीएच हो जाती है बेसिक, ड्रग है एसिडिक, तो अब यहाँ पे ड्रग क्या बन जाएगी, आयोनाइज्ड बन जाएगी। और आयोनाइज्ड ड्रग वापस बाहर नहीं आ पाएगी, वापस बाहर नहीं आ पाएगी, और जिसकी वजह से अंदर आयोनाइज्ड ड्रग का ट्रैपिंग हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ट्रैपिंग ऑफ अ ड्रग। और बिकॉज आयोनाइज्ड ड्रग का ल्यूमन से के पास जुड़े हुए सेल के अंदर ट्रैपिंग हो गया है तो इसीलिए ये जो सेल है इसको ये डैमेज करेगी। ठीक है, और जिससे भी अल्सर्स डेवलप हो सकता है। तो ये भी एक मोलिकुलर मैकेनिज्म्स हैं जीपी के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ जुड़ा हुआ। ये आयरन ट्रैपिंग आपको पता होना चाहिए।
चलिए अभी ड्रग के बारे में बात करते हैं, तो कौन कौन सी ड्रग्स इफ़ेक्टिव हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन होता है, जो एसिडिटी कम करने वाली मेडिकेशंस उसमें पहली है एंटासिड्स। सिंपल टर्मिनोलॉजी है, एंटासिड्स मीन्स कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाली मेडिकेशन। अब एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं आप सिस्टमिक रूट से। अब सिस्टमिक रूट से कुछ दवाइयाँ दीजिए, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या तो फिर सोडियम सिट्रेट जैसे मेडिकेशंस है, या तो फिर नॉन सिस्टमिक या तो फिर टॉपिकल रूट से दीजिए। ठीक है, जैसे आप सिरप ले रहे हो तो वो नॉन सिस्टमिक रूट है। ठीक है, सिस्टमिक रूट से आप आईवी रूट से या फिर अदर पेरेंटल रूट से जाते हो। ओरल रूट से आप लोकल एक्शन के लिए ले रहे हो, उसे नॉन सिस्टमिक रूट कहते हैं, या तो फिर टॉपिकल एक्शंस कहते हैं, जहाँ पे आप सिरप लेते हो जिसमें मैग्नीशियम के कुछ सॉल्ट्स होते हैं, एल्यूमिनियम के कुछ सॉल्ट्स होते हैं, या तो फिर कैल्शियम के कुछ सॉल्ट्स पाए जाते हैं। तो ये भी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, और इमीजिएटली एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और इमीडिएट क्विक एक्शंस क्रिएट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म एक्शंस नहीं क्रिएट होता है। ठीक है। दूसरे ड्रग्स हैं कि जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, उसको आप बढ़ावा दीजिए। तो बाहर से आप प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग्स दीजिए, जिसमें मेजोप्रोस्टॉल एक ड्रग है। फिर आते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशंस हो रहा है उससे आप कम कीजिए, रिड्यूस कीजिए। तो जिसमें हमने बात की थी कि आप H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें टीडीन से एंड होने वाले मेडिकेशंस हैं, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, निजाटिडीन, रोक्साटिडीन, ऐसी टीडीन से एंड होने वाली मेडिकेशंस हैं। या तो फिर एंटीकोलिनर्जिक्स दीजिए, ये वैसे कम यूज़ होता है क्योंकि नॉन सिलेक्टिव है, और एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर्स नॉन सिलेक्टिवली ब्लॉक किए जाए तो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं, तो इसीलिए नहीं यूज़ होते हैं। लेकिन नाम याद रखना ज़रूरी है, क्लासिफिकेशन याद रखना ज़रूरी है, जिसमें पायरेनजेपिन, ऑक्सीफिनोनियम, प्रोपेनथैलिन जैसे कुछ मेडिकेशंस हैं। एक दो मेडिकेशंस आप याद रख सकते हैं। फिर आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और ड्रग ऑफ चॉइस जो मोस्टली यूज़ होते हैं अभी के सिनारियो में, वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछी जाती है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम भी यूज़ होता है और सबसे इफेक्टिव है, जिसमें प्राजोल से एंड होने वाली मेडिकेशंस हैं, ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, राबेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, तो बहुत सारे आपने सुने होंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इफेक्टिव ग्रुप है। फिर कुछ ऐसी मेडिकेशंस कि अगर अल्सर हो गया हो तो वो अल्सर को के आजू बाजू एक कोटिंग बना दे, और जिससे HCl से प्रोटेक्ट कर सके वो अल्सर से, तो क्या हो सके कि वो अल्सर को थोड़ा टाइम मिले हील होने के लिए, तो इसे अल्सर प्रोटेक्टिव कहा जाता है। तो ऐसी अल्सर प्रोटेक्टिव मेडिकेशंस है सुक्रालफेट, कोलोइडल बिस्मथ, ऐसी कुछ मेडिकेशंस है। फिर अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ हो तो वो बैक्टीरिया को किल करना ज़रूरी है, तो कुछ एंटी माइक्रोबियल मेडिकेशंस हमें यूज़ करनी पड़ेगी, एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशंस यूज़ करनी पड़ेगी जो ये बैक्टीरिया को किल करे, और जिसमें कॉम्बिनेशंस यूज़ किया जाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ कुछ अलग एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ, जैसे अमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन जैसे कुछ मेडिकेशंस है। उसका एक रजाइम कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जाता है, किट अवेलेबल होती है, और वो 10 से 14 दिन के लिए 2 वीक के लिए दी जाती है, और जिससे इवेंचुअली एच पाइलोरी से छुटकारा मिल सकता है। चलिए तो हर एक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं अब यहाँ पे। तो पहला चीज़ है एंटासिड्स। ठीक है, तो एंटासिड जैसे हमने बात की कि गैस्ट्रिक एसिड को ये न्यूट्रलाइज करता है, और बेसिक मेडिकेशंस हैं, तो जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है कि डू नॉट डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एसिड सिक्रीशंस। जो एसिड सिक्रीशंस हो रहा है उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, जो पड़ा हुआ एसिड है उसको ये न्यूट्रलाइज करता जाएगा। ठीक है, बंद नहीं करेगा, ऊपर से जो फ्लो आ रहा है उसको इन शॉर्ट ये बंद नहीं करेगा, जो भी पड़ा हुआ है उसको ये न्यूट्रलाइज करता जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉम्प्ट रिलीफ मिलती है, क्विक एक्शंस मिलता है, प्रॉम्प्ट रिलीफ मिलती है। जो सिस्टमिक है वो ऑब्जॉर्ब होते हैं जीआईटी में से, और लोकल पुअरली ऑब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो एंटासिड्स हैं अलग अलग तरीके से देखते हैं हर एक के बारे में। पहले देखते हैं सिस्टमिक एंटासिड्स के बारे में। सिस्टमिक एंटासिड में इंपॉर्टेंट नाम निकल के आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो सिस्टमिक एंटासिड्स हैं पहले यूज़ किए जाते थे, अलग अलग रूट से यूज़ किए जाते थे, लेकिन इससे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होती थी, एडवर्स रिएक्शंस के काफ़ी सारे केसेस थे, तो अब ये नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? एक तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन होता है तब न्यूट्रलाइजेशन में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, और जिससे काफ़ी सारे बेल्चिंग होता है, और कई बार क्या होता है कि गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होता है, स्टमक डिस्टेंड होता है, और जिससे परफोरेशन के कई केसेस होते हैं। जो अल्सर वाला वीकन एरिया होता है वहाँ से परफोरेट भी हो सकता है, वो ट्रिमेंडस सिचुएशन हो जाएगी, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाएगी।
दूसरी बात, क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड कई बार फॉर्म हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में जो ऑब्जॉर्ब होता है सोडियम क्लोराइड, और जिससे इवेंचुअली क्या होता है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं या फिर जो कोई कार्डियोवास्कुलर सिचुएशंस वाले पेशेंट्स हैं जिसमें फ्लूइड रिटेंशन एक्सासर्बेट होगा और जिससे भी सिचुएशन वर्जन हो सकती है। और एक डिसएडवांटेज है उससे अल्कलॉसिस होगा, क्योंकि बिकॉज इट्स न्यूट्रलाइजिंग बेसिक थिंग, तो उससे कई बार हायर डोज में अल्कलॉसिस भी हो सकता है। और रीबाउंड हाइपर एसिडिटी, ठीक है, तो जितना एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ऊपर से बॉडी को ऐसा लगेगा और ज़्यादा एसिड सिक्रीशन करने की ज़रूरत है, तो रीबाउंड हाइपर एसिडिटी, ज़्यादा एसिड सिक्रीशंस होने लगता है। इसीलिए ये सब डिसएडवांटेज थे सिस्टमिक एंटासिड्स के, तो इसलिए नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स बनाए गए जिसे ओरल रूट से सिरप के तौर पे पिए जाते हैं, तो वो टॉपिकली लोकली काम करते हैं और स्टमक के अंदर जाके स्टमक का जो एसिड कंटेंट है उसे न्यूट्रलाइज करते थे। ये काफ़ी अच्छा एक रिजॉर्ट है, क्विक, आपको अगर रिलीफ चाहिए, पेन से रिलीफ चाहिए और डिस्कम्फर्ट से रिलीफ चाहिए तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। जैसे हमने बात की थी, एल्यूमिनियम के कुछ सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, मेगाल्ट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ऐसे कुछ सॉल्ट्स हैं। ये स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स हैं लेकिन लॉन्गर एक्टिंग है, और कंपैरेटिवली इससे रिबाउंड एसिडिटी कम होती है। महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे ध्यान रखने की, वो है एल्यूमिनियम सॉल्ट्स और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के बारे में। जो एल्यूमिनियम सॉल्ट्स होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन करवाते हैं, ठीक है, और जो मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं वो डायरिया करवाते हैं। मैग्नीशियम के बारे में हम लोग ने कई बार पढ़ा हुआ है। मैग्नीशियम जैसे हमने बात की थी, अलग अलग रूट से देते हैं, अलग अलग एक्शंस क्रिएट करता है। लोकल टॉपिकल रूट से स्किन के ऊपर हाइग्रोस्कोपिक एक्शन है, मीन्स के ईडिमा कम करता है। अगर ओरल रूट से देते हैं तो उससे डायरिया क्रिएट होता है, और अगर सिस्टमिक रूट से देते हैं तो एक्लेम्शिया जैसे सिचुएशंस में हेल्पफुल हो सकता है। तो इससे डायरिया होता है, एल्यूमिनियम से कंस्टिपेशन होता है, तो इसीलिए ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, तो एक दूसरे की जो नेगेटिव पॉइंट है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दोनों के जो सॉल्ट्स हैं उसे कंबाइन किया जाता है, जिससे दोनों का डोज कम हो जाए, दोनों से जुड़ी हुई साइड इफेक्ट्स कम हो जाए, तो एक रैशनल कॉम्बिनेशन के तौर पे ये निकलता है। एंटासिड से दूसरी चीज़ क्या होती है, जो दूसरा एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि एंटासिड्स हैं जो पीएच चेंज कर देता है स्टमक का, तो इसीलिए जो भी स्टमक से अब्जॉर्ब होने वाली ड्रग्स हैं, कौन सी ड्रग्स स्टमक से अब्जॉर्ब हुई, जैसे हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा था कि एसिडिक ड्रग है, एसिडिक एनवायरनमेंट में अनआयोनाइज्ड होती है और अब्जॉर्प्शन उसका बढ़ता है, तो जो एसिडिक ड्रग्स हैं उसका अब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा, ठीक है। तो एसिडिक ड्रग का अब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। टेट्रासाइक्लिन जैसी ड्रग्स के साथ तो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग जो स्टमक से इन एसिडिक एनवायरनमेंट में अफेक्ट होने वाली हो, अब्जॉर्ब होने वाली होती है, वो सबका अब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। दूसरी एक चीज़ एसोसिएटेड होती है मिल्क अल्कली सिंड्रोम। कई बार आपको पूछ सकते हैं कि मिल्क अल्कली सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें कैल्शियम का लेवल बहुत बढ़ जाता है, इवेंचुअली रीनल डैमेज और रीनल इनसफिशिएंसीज होता है और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकता है। क्यों होता है, जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट के बहुत ज़्यादा डोज ले लेते हैं या तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत ज़्यादा डोज हो लेते हैं, और साथ में आप कैल्शियम कंटेनिंग फूड या मिल्क लेते, जैसे मान लीजिए मिल्क वगैरह भी लेते हैं, तो एक्सेसिव कैल्शियम का डोज होने की वजह से या तो फिर एक्सेसिव अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट होने की वजह से एक सिंड्रोम सिचुएशंस क्रिएट होती है जिसे मिल्क अल्कली सिंड्रोम कहा जाता है। फिर एक ड्रग है साइमेथिकॉन, ये भी लोकल एक्शन स्टमक के अंदर क्रिएट करती है, बहुत फेमस हुई है। साइमेथिकॉन के ड्रॉप्स हैं जो बच्चों में यूज़ होते हैं, छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, 1 साल से कम या तो फिर अप टू 1.5 ईयर तक या फिर 2 मैक्सिमम साल तक के बच्चों में, और स्पेशली तो 1 साल से कम बच्चों के अंदर जब भी बहुत ज़्यादा रोते हैं, इवन आफ्टर खाने के बाद भी, तो उनका जो ज़्यादा रोना होता है वो स्टमक डिस्कम्फर्ट से होता है। तो अगर कुछ नहीं होता है तो ये साइमेथिकॉन के ड्रॉप्स देते हैं, तो ये काम करता है कि वाटर रेपेलेंट की तरह काम करता है, और एक एंटी फोमिंग एजेंट्स है, जिससे क्या होता है कि स्टमक डिस्टेंशन, जो फ्लैचुलेंस या तो फिर गैस कहते हैं, वो कम होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टमक डिस्टेंशन कम होता है, और जिससे जब भी स्टमक डिस्टेंशन होता है तो बच्चा रोता है। तो इसीलिए ये गैस को कम करने के लिए, या तो इसलिए हमें पीडियाट्रिशियन कहते हैं कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा थपथपाएं पीठ अपने शोल्डर के ऊपर रख के, तो जिससे इसका गैस निकल जाए अपर या लोअर रूट से, या तो फिर भी नहीं हो रहा है तो ऐसी ड्रग्स दे सकते हैं साइमेथिकॉन, जिससे इसका स्टमक डिस्टेंशन कम होगा और रोना कम हो जाएगा।
इवन ये बैड सोर्स कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है लोकली टॉपिकली, क्योंकि वाटर रिपेलेंट एजेंट्स हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ होते हैं स्टमक गैस कम करने के लिए होता है। चलिए, तो अभी दूसरी ड्रग्स के बारे में बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेन हमने जो पढ़ी इधर वो है, पढ़ी है एंटासिड्स, किस प्रकार से एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती हैं, ठीक है। इसके अंदर आप उसको भी रख सकते हैं जो इनो वगैरह आते हैं, ठीक है। हमारे जो हमारे प्रैक्टिकल्स थे उसमें हमने देखा था इनो वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है वो एक्चुअली बाइकार्बोनेटेड वाटर है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेटेड वाटर है, उसको लिया जाता है और जब भी स्टमक के अंदर जाता है तो न्यूट्रलाइज करता है स्टमक के एसिडिक कंटेंट को, और जिससे इमीडिएट रिलीफ मिलती है। क्विक एक्टिंग ड्रग से इमीडिएट रिलीफ मिलती है। और दूसरा चीज़ है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और बेल्चिंग होता है, जिससे पेशेंट को ऐसा लगता है कि नहीं मेरा पूरा गैस निकल गया। एक्चुअली कोई गैस था नहीं, गैस प्रोड्यूस हुआ और वो निकल गया, लेकिन उसको एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलती है कि हाँ बेल्चिंग हो गया, मीन्स कि गैस निकल गया, नाउ एवरीथिंग इज़ गुड। तो इस प्रकार से साइकोलॉजिकल रिलीफ भी मिलती है, तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। इवेंचुअली इट्स अ काइंड ऑफ एंटासिड एक्शंस। चलिए, अब जो मेन चीज़ है वहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं कि भाई सिर्फ हमें स्टमक के अंदर एसिड को कम नहीं करना है, वो तो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देगा। एसिड सिक्रीशन का जो सोर्स है, जो पैराइटल सेल्स हैं, वहाँ से जो एसिड सिक्रीशन हो रहा है वहाँ पे हमें कुछ एक्शंस करना है जिससे एसिड सिक्रीशन हम किसी भी प्रकार से बंद कर पाए। तो उसमें ड्रग जो एसिड सिक्रीशंस बंद करती है उसमें है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो हमने बात की थी सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इसमें से जैसे मैंने बात की बहुत सारे MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स बहुत पूछा जाता है, तो इसको कंसेप्चुअली क्लियर करना ज़रूरी है। अब ये जो प्रोटॉन पंप होते हैं एक्चुअली तो ये एक प्रकार के प्रो ड्रग्स होते हैं, ठीक है। उसमें जो एक्टिव मोइटी या फिर एक्टिव मोलिक्यूल्स होता है वो होता है सल्फेनामाइड। तो सल्फेनामाइड करके एक एक्टिव मोलिक्यूल होता है। और कैसे ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स काम करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो पैराइटल सेल्स हैं, पैराइटल सेल्स के ऊपर एक पंप होता है, जैसे हमने बात की थी H+K+ ATPase पंप, उसको ये बंद करता है, इनहिबिट करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एग्जामिनर आपके आंसर शीट में देखेंगे, वो इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है ये पंप को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो पैराइटल सेल्स के पंप को बंद तो करना है, लेकिन इरिवर्सिबली मीन्स के कैसी भी सिचुएशन हो फिर से वो पंप एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। और वो पंप तभी एक्टिवेट हो जाएगा जब नया पैराइटल सेल डेवलप होगा और एक नया पंप बनेगा, तभी एक्टिव हो पाएगा। तब तक एक बार ये बंद हो गया, अब एसिड सिक्रीशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकेशंस हैं, जिसमें ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एस-ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, राबिप्राजोल जैसी मेडिकेशंस हैं। अब ये एक्चुअली क्या होती है, वीक बेसिस होती है ये ड्रग्स। तो पैराइटल सेल के वहाँ पे पहुँचना है। अब ये पैराइटल सेल तक कैसे पहुँचती है, अब आप देखिए, ये ड्रग्स लोकली काम नहीं करती, ये ड्रग सिस्टमैटिकली काम करती है, ठीक है। मीन्स की उनका अब्जॉर्प्शन होता है और अब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड के थ्रू दूसरी साइड से आके वो बंद करती है, ठीक है। तो इसीलिए उनके अब्जॉर्प्शन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है डिस्ट्रक्शन बाय गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये वीक बेसिस है। तो उनका अब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, बेसिक ड्रग्स का अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में से होगा। तो इंटेस्टाइन तक पहुँचने के लिए बीच में गैस्ट्रिक एसिड आएगा, उसे तोड़ देगा। तो इसीलिए उन्हें एंट्रिक कोटेड टैबलेट से दिया जाता है। तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट वाली बेसिक ड्रग्स हैं, तो बेसिक ड्रग्स हैं उन्हें कोट करके दिया जाता है एंट्रिक कोटेड टैबलेट से, जिससे एसिड उनका कुछ बिगाड़ ना सके और वो जाए बेसिक एटमॉस्फेयर में, अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ से वो ऑब्जॉर्ब हो, और ऑब्जॉर्ब हो के स्टमक के जो ल्यूमन साइड के जो सेल्स हैं पैराइटल सेल्स, वहाँ पे जाके प्रोटॉन पंप को बंद करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो कोटिन अल्कलाइन मीडियम के अंदर डिसॉल्व होता है इंटेस्टिनल जूस से, फिर वो जो प्रोड्रग्स हैं वो अब्जॉर्ब होती हैं और पैराइटल सेल तक पहुंचती है, और जहाँ पे उनका जो एक्टिव मोलिक्यूल होता है सल्फेनामाइड, वो फॉर्म होता है और वो पैराइटल सेल्स के अंदर ट्रैप हो जाता है और इवेंचुअली वो जो पंप है उसे इनहिबिट करता है, जिससे एसिड सिक्रीशन होना बंद हो जाएगा। अब ये इनहिबिट करता है दोनों एसिड सिक्रीशंस को। कौन से दोनों, एक जो बेसल एसिड आउटपुट है,
जिसे कहते हैं नॉक्टर्नल एसिड सिक्रीशंस। थोड़ा 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 एसिड सिक्रीट होता रहता है, जिसे बेसिक एसिड आउटपुट कहते हैं, जो पैराइटल सेल्स में से थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, जिसे नॉक्टर्नल एसिड सिक्रीशंस भी कहते हैं। और दूसरा मील स्टिमुलेटेड एसिड आउटपुट, जैसे हमने बात की थी, जब भी हम लोग मील लेते हैं तब गैस्ट्रिन की हेल्प से स्टिमुलेटेड होकर HCl का सिक्रीशंस होता है, तो वो मील मीडिएटेड जिसमें एक्चुअली ज़्यादा एसिड सिक्रीशंस होता है। तो दोनों टाइप के एसिड सिक्रीशंस को बंद करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट जानने वाली चीज़ है। ठीक है, तो ओरली दिया जाता है, हो सके तो अर्ली मॉर्निंग देते हैं, एम्प्टी स्टमक के अंदर देते हैं। ये जो डिफरेंट ड्रग्स हैं, पेंटोप्राजोल, एसओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, ये जो तीनों ड्रग्स हैं वो पेरेंटली हम लोग दे सकते हैं। कौन कौन सी है? पेंटोप्राजोल मैक्सिमम हॉस्पिटल सेटअप में आप देखेंगे एम सेट पेंटो, आपने सुना होगा काफ़ी सारी नर्सिस को बोलते हुए। तो एम सेट है, दैट इज़ ऑनडानसेट्रॉन, जो हमने पहले पढ़ा था इसी GIT के सेक्शंस में। और पेंटो मीन्स कि पेंटोप्राजोल, तो जो भी ऑलमोस्ट एडमिट होता है सबको ये लोग ये इस इंजेक्शंस देते ही हैं। पेंटोप्राजोल का IV इंजेक्शंस देते हैं, और एम सेट ऑनडानसेट्रॉन का, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है हॉस्पिटल सेटअप में। जो आया हुआ है, इवन रोड एक्सीडेंट हुआ होता है, कोई भी सिचुएशन होती है जिसमें एसिड सिक्रीशन बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो वो कम करने के लिए और वॉमिटिंग प्रिवेंट करने के लिए ये दोनों कॉम्बिनेशंस देते हैं। एसओमेप्राजोल भी IV दिया जा सकता है, लैंसोप्राजोल भी दिया जाता है, लेकिन पेंटोप्राजोल का मैक्सिमम यूज़ होता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार एग्जामिनर्स आपको ये पूछते हैं कि इनका हाफ लाइफ कम है, ये जो ऐसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं इनका एक्चुअली हाफ लाइफ कम है, फिर भी उनका एक्शन क्यों ज़्यादा आता है, इवन मोर देन 24 आवर तक एसिड सिक्रीशंस बंद रहता है, क्यों ऐसा? क्योंकि उसका रीज़न यही है, जैसे हमने बात की थी, क्योंकि ये एक हिट एंड ड्रग मेडिकेशन है, हिट एंड रन ड्रग मेडिकेशन है। हिट एंड रन मेडिकेशन मीन्स कि एक बार हिट करता है और भाग जाता है, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट कई बार लॉन्ग टर्म रहता है, तो उसे हिट एंड रन मेडिकेशंस कहते हैं। तो हिट करता है टारगेट को, भाग जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहता है, इसे हिट एंड रन ड्रग्स कहा जाता है। तो ये इसका हाफ लाइफ कम है, लेकिन इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक रहता है। क्यों? क्योंकि इसने इरिवर्सिबली प्रोटॉन पंप को इनहिबिट किया हुआ है। तो जब तक नया प्रोटॉन पंप नहीं बनेगा, नए सेल नहीं बनेंगे, तब तक प्रोटॉन पंप में से सिक्रीशन अब नहीं हो सकता। तो आप मुझे ये भी बताइए, कई बार ये भी हमसे क्यों पूछते हैं कि विच आर दी अदर हिट एंड रन ड्रग्स, आपने कौन सी अदर हिट एंड रन ड्रग्स फार्माकोलॉजी में देखी हुई है, कई बार MCQ पूछते हैं। तो आप कमेंट्स में बताइए अगर आपको दूसरी हिट एंड रन ड्रग्स के बारे में पता है तो। चलिए, अभी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर डिसीज, अब हम लोग मेनली यूजेस के ऊपर इन शॉर्ट आ चुके हैं कि कहाँ पे ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ होते हैं। तो ऑब्वियसली जो मेन यूज़ है वो है पेप्टिक अल्सर डिसीज़। पेप्टिक अल्सर डिसीज़ के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस हैं ऑफ एनी इटियोलॉजी, किसी भी प्रकार से पेप्टिक अल्सर डिसीज़ हुआ हो, इवन एंसेर से भी क्यों ना हुआ हो, सबके अंदर अगर आपको MCQ पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आपको PPI ही लिखना है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। GERD के अंदर भी ये यूज़ होता है। और जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जिसमें भी इवेंचुअली हाइपर एसिडिटी होती है, ज़्यादा HCl सिक्रीशंस होता है, तो इसके अंदर भी ये एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ होता है। एक चीज़ याद रखनी ज़रूरी है यहाँ पे MCQ में कि अगर कोई ऐसा पूछे कि स्ट्रेस अल्सर प्रिवेंशन के लिए क्या है, ठीक है, फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस अल्सर इंड्यूस गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, तो उसमें H2 ब्लॉकर्स प्रीफर किया जाता है ओवर द PPI। सो सिर्फ यही एक तो 3 MCQ यहाँ पे है। अगर कोई भी सिचुएशंस में आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो आपको क्या लिखना है? PPIs ही लिखना है। लेकिन स्पेसिफिकली ये पूछे कि स्ट्रेस अल्सर इंड्यूस ब्लीडिंग, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होने की वजह से अल्सर हो जाए और जिससे ब्लीडिंग हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या देना है, तो उसमें आपको H2 ब्लॉकर का IV इन्फ्यूजन प्रीफर करना है ओवर PPIs। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या है? वैसे तो ये PPIs कंपैरेटिवली बहुत सेफ हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। कुछ रिपोर्ट्स निकल के आते हैं, कुछ केसेस में डायरिया, हेडेक होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, और रोडेंट्स के अंदर थोड़ी कार्सिनोजेनिसिटी मिली है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर अभी तक ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। PPI के लेकिन अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, बहुत लंबे समय तक PPI को यूज़ किया जाए, तो कुछ चीज़ें, कुछ रिपोर्ट्स निकल के आए हैं। सबसे पहले तो अब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। अब्जॉर्प्शन अफेक्ट होने की वजह से स्पेशली विटामिन का अब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है, विटामिन B12 का लेवल कम होता है, तो B12 का अब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है, जिससे रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाता है हिप फ्रैक्चर्स होने के। थर्ड थिंग,
बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का चांसेस बढ़ जाता है। तो कई बार बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटराइटिस पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शंस होने लगता है, और कुछ केसेस ऑफ न्यूमोनिया भी हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर उसको यूज़ करते हैं तो अब्जॉर्प्शन ऑफ B12 कैल्शियम मेनली अफेक्ट करता है। इंटरैक्शंस, ये यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे भी आपको MCQ पूछ सकते हैं इंटरैक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि सभी जो PPI है वो सबस्ट्रेट हैं CYP2C19 एंड CYP3A4 के, ठीक है। ये क्या करते हैं, एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ये माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। तो जब भी माइक्रोसोमल एंजाइम कोई ड्रग इनहिबिट करती है, तो अगर सेम एंजाइम से मेटाबोलाइट होने वाली दूसरी ड्रग देते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है, उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये इनहिबिट करते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम को। एक ही एक्सेप्शन है जो ऐसे इंटरेक्शंस में पार्ट नहीं लेता है, वो है राबेप्राजोल, ठीक है। तो इसीलिए राबेप्राजोल थोड़ी कंपैरेटिवली कॉस्टली है, लेकिन अच्छी मेडिकेशन है, कोई इंटरेक्शंस के साथ अफेक्टेड नहीं है। क्लोपिडोग्रेल एक इंटरेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। क्लोपिडोग्रेल हमें पता है कि ऐसी एक मेडिकेशन है जो प्लेटलेट एग्रीगेशन कम करने के लिए दी जाती हैं, जो भी कार्डियोवैस्कुलर हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उनमें। तो जो क्लोपिडोग्रेल है उनका जो एक्टिवेशन होता है वो CYP2C19 से होता है, क्योंकि क्लोपिडोग्रेल एक प्रोड्रग है, वो एक्टिव होती है CYP2C19 से, और उसके बाद उसका एंटीप्लेटलेट एक्शंस जनरेट होता है। तो अगर हम उसके साथ ऐसे PPIs दें तो वो क्या करेंगे, ये एंजाइम को बंद करेंगे, इनहिबिट करेंगे, जिससे ये जो प्रोड्रग है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगी और उसकी इफेक्टिवनेस कम हो पाएगी। तो यही एक एग्जांपल है जहाँ पे इफेक्टिवनेस कम होता है। बाकी सारे एग्जांपल्स में दूसरी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जिससे उनकी टॉक्सिसिटीज हो सकती है, ठीक है। सो ओमेप्राजोल और जो दूसरे अदर PPIs हैं वो डिक्रीज करते हैं क्लोपिडोग्रेल की एक्टिविटी। राबेप्राजोल जैसे हमने बात की थी, और इवन पेंटोप्राजोल, जिनकी इंटरैक्शंस होने का चांसेस बहुत कम है। तो राबेप्राजोल और पेंटोप्राजोल इसीलिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। चलिए, कई बार ये MCQs भी पूछते हैं कि सबसे पोटेंट PPI कौन सा है, इन पूरे सेगमेंट में सबसे पोटेंट कौन सा है, वो है लैंसोप्राजोल। सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, वो है राबेप्राजोल। राबेप्राजोल की इनहिबिटरी एक्टिविटी भी बहुत कम है, ना के बराबर है। और प्रेगनेंसी में कौन सा सेफ है, वो है लैंसोप्राजोल, ठीक है। तो लैंसोप्राजोल प्रेगनेंसी में सेफ है और सबसे पोटेंट है, जबकि राबेप्राजोल सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग है और मिनिमम इंटरैक्शंस है। चलिए, अब कुछ नए ड्रग्स निकल के आए हैं, ठीक है। ये कुछ नई इन्फॉर्मेशन है, यूजुअली आई डोंट थिंक ये कोई पूछेगा, लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू कई बार MCQ में ये पूछ सकते हैं। पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर्स, ये क्या करते हैं कि प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करते हैं बाय कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग टू द पोटेशियम साइट ऑफ प्रोटॉन पंप, ठीक है। तो पहले चीज़, ये PPI से किस प्रकार से अलग है, तो ये प्रोटॉन पंप को तो इनहिबिटर करते हैं, लेकिन उसमें भी माना गया है कि स्पेसिफिकली एक पोटेशियम साइट होती है, वहाँ पे जाके ये ड्रग उसको ब्लॉक करते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग्स करते हैं, मीन्स के इरिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल ड्रग्स है। PPI जो इरिवर्सिबल थी, ये रिवर्सिबल है, और इनकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उनकी हाफ लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है तब तक वो ज़्यादा PPI को इनहिबिट करेगा। जब उसका निकल जाएगा, हाफ लाइफ कम हो जाएगा, बॉडी के अंदर से धीरे धीरे निकल जाएगा, फिर से प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी आने लगेगी। तो ये जापान और कोरिया में अप्रूव की गई कुछ ड्रग्स हैं, नाम आप याद रख सकते हैं, वोनोप्राजान, रेवाप्राजान, जो प्राजान से एंड होने वाली मेडिकेशन है, लेकिन उसका जो मेन एडवांटेज है, वेरी फास्ट एसिड सप्रेशन, बहुत फास्ट एसिड सप्रेशन करती है, ठीक है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेटिव पॉइंट के लिए ज़रूरी है। चलिए, तो PPIs पढ़ने के बाद जो और मेडिकेशन है जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, वो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। PPI जब इतने फेमस नहीं थे तब यही मेडिकेशंस मैक्सिमम यूज़ की जाती थी। ये किस प्रकार से काम करते हैं, जैसे हमने पैराइटल सेल्स वाले फिगर में दिखा था कि पैराइटल सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो H2 रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये H2 रिसेप्टर्स को अगर बंद कर दिया जाए तो पैराइटल सेल्स में से HCl सेक्रेशंस नहीं होगा। तो ये H2 रिसेप्टर्स को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं, जिसमें टीडीन से एंड होने वाली मेडिकेशंस हैं, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, रोक्साटिडीन, निजाटिडीन, लॉक्साटिडीन। ये क्या करते हैं, मोर इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग द बेजल
नॉक्टर्नल एसिड सिक्रीशंस, ठीक है। तो जो नॉक्टर्नल एसिड सिक्रीशंस है, जो मैंने बात की थी कि बेसल एसिड सिक्रीशंस होता है जो मेनली हिस्टामिन मीडिएटेड होता है, उसको ये ज़्यादा कंट्रोल करते हैं रादर देन द स्टिमुलेटेड एसिड सिक्रीशंस। तो स्टिमुलेटेड एसिड सिक्रीशंस को ये ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते, फूड स्टिमुलेटेड या फिर गैस्ट्रिन स्टिमुलेटेड को ज़्यादा इनहिबिट नहीं करते। ये जो बेसिक एसिड सिक्रीशंस हो रहता है उसको ज़्यादा इनहिबिट करते हैं। यूज़ किए जाते हैं सभी अल्सर सिचुएशंस में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अगेन ड्रग ऑफ चॉइस इज पीपीआई। सिर्फ स्ट्रेस इंड्यूस को प्रिवेंट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ होते हैं। बाकी जीईआरडी, पीयूडी, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम सभी में यूज़ होते हैं, लेकिन जो मेन यूज़ है प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर्स एंड ब्रीडिंग्स। उसमें जो पहली जनरेशन वाली ड्रग आई थी ये टिडीन्स में, वो नाम था सिमेटिडिन। इसके साथ बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स जुड़े हुए थे और इसीलिए उसको अब नहीं यूज़ किया जाता। उसके ऊपर नई टिडीन वाली ड्रग्स बनाई गई थी, नेक्स्ट जनरेशन ड्रग्स बनाई गई हैं। तो वो क्या डिसएडवांटेज थे सिमेटिडिन के साथ जुड़े, वो जानना ज़रूरी है। पहली बात, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती थी, तो इसलिए कुछ मेंटल चेंजेस भी इससे होते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या करती थी, इंपॉर्टेंस इन मेल। अब बहुत सीरियस सिचुएशंस है, क्यों करता था, बिकॉज इट वॉज इनहिबिटिंग द बाइंडिंग ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन टू एंड्रोजन रिसेप्टर्स। तो जो एंड्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाइंड होता है उसको ये बंद करता है। तो एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तरह ये काम करता था। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो एस्ट्राडायोल जो इस्ट्रोजन होता है उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसे ये इनहिबिट करती है, ठीक है। तो अगेन एक फीमेलिश हार्मोन का लेवल बढ़ता है, प्रोलैक्टिन का लेवल भी बढ़ाती है, तो इंक्रीज द प्रोलैक्टिन लेवल का अगेन फीमेल हार्मोन का लेवल बढ़ता है, और जिससे मेल के अंदर गायनेकोमेस्टिया और फीमेल के अंदर गैलेक्टोरिया हो सकता है, ठीक है। तो मेल के अंदर इंपॉर्टेंस, गायनेकोमेस्टिया, ऐसी कुछ फीमेलिश कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है बिकॉज इस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन दोनों का लेवल बढ़ाती है, और इवन एंटी टेस्टोस्टेरोन एक्शन है, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की एक्शन नहीं हो पाती है, प्लस मेंटल स्टेट में चेंजेस भी करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करती है। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दोज एंडोक्राइनल साइड इफेक्ट्स ये इतनी ज़्यादा यूज़ ही नहीं होती है। दूसरा डिसएडवांटेज बहुत था, अगेन इनहिबिटर ऑफ CYP एंजाइम। तो बहुत ही पोटेंट CYP एंजाइम इनहिबिटर थी, और इससे जो वॉरफेरिन, थियोफाइलिन जैसी नैरो थेरापेटिक इंडेक्स वाली जो मेडिकेशंस है उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता था, अगर उसके साथ दी जाए तो उसकी टॉक्सिसिटी होने का खतरा रहता था, और पोटेंसी एज एन H2 ब्लॉकर बहुत कम थी। तो बिकॉज ऑफ दिस डिसएडवांटेजेस सिमेटिडिन को अब यूज़ नहीं किया जाता है। तो नई जनरेशन वाली मेडिकेशंस बनाई गई है जिसमें नाम है पहला फेमोटिडिन। फेमोटिडिन सबसे ज़्यादा पोटेंट H2 ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। ऑल H2 ब्लॉकर्स यहाँ पे लिखा है, ऑल H2 ब्लॉकर्स एक्सेप्ट फेमोटिडिन, फेमोटिडिन के अलावा वाले सभी H2 ब्लॉकर्स इनहिबिट गैस्ट्रिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ इथेनॉल। तो ये चीज़ को आप समझिए कि सभी H2 ब्लॉकर्स, आप अभी ये भूल जाइए, तो सभी H2 ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इनहिबिट द गैस्ट्रिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ इथेनॉल। मीन्स कि जो इथेनॉल का जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसको ये बंद करते हैं, जिससे क्या होता है कि इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने लगता है, तो ये आप इंटरेक्शंस के तौर पे याद रखें, जिसमें सिर्फ फेमोटिडिन एक एक्सेप्शन है, फेमोटिडिन का इसमें रोल नहीं है। तो इथेनॉल के साथ इंटरेक्शंस में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फिर है लॉक्साटिडिन, ये एक नॉन कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स हैं। सो हर एक में से हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है जो MCQ के तौर पे पूछते हैं, बहुत यूनिक है। तो फेमोटिडिन एक वही है कि जो इथेनॉल के साथ इंटरेक्शंस में इसका रोल नहीं है। लॉक्साटिडिन है एक नॉन कम्पिटिटिव H2 ब्लॉकर्स है, बाकी सारे कम्पिटिटिव H2 ब्लॉकर्स हैं। निजाटिडिन में एडिशनल एंटी एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, मीन्स के एंटी कोलिन एस्टरेज प्रॉपर्टी है, मीन्स के एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाती है ये ड्रग, जिससे ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी बढ़ता है। कौन है, निजाटिडिन। और निजाटिडिन की ऑलमोस्ट 100% बायोएबिलिटी है क्योंकि उसकी निग्लिजिबल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQ के पॉइंट है, पूछते हैं। चलिए, तो दैट फिनिशेस विथ H2 एंटागोनिस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशंस।
अब एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस अगेन ज़्यादा फेमस नहीं हुई क्योंकि ये मल्टीपल रिसेप्टर्स को इनहिबिट करती थी, M1 M3 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करती थी, और जिससे नॉन सिलेक्टिव एक्शंस क्रिएट होती थी, जिसमें नाम आप रख सकते हैं प्रोपेंथेलिन, ऑक्सीफिनोनियम। गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशंस बंद होता है, मैकेनिज्म हम लोग समझ चुके हैं। डिसएडवांटेज क्या इसके थे? एक तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग का टाइम बहुत बढ़ाती थी, धीरे धीरे गैस्ट्रिक एम्पटिंग करती थी, और जिससे क्या होता था कि जो एसिड है उसका एक्सपोजर अल्सर्स के साथ बहुत ज़्यादा होता था। तो अल्सर बेड के साथ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है तो अल्सर हीलिंग में फिर बहुत देर लगती है। पॉइंट नंबर 2, साइड इफ़ेक्ट्स। बिकॉज नॉन सिलेक्टिव है तो ड्राई माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी डिटेंशंस, वो सब चीज़ें सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स होना लाजमी है। इसीलिए ज़्यादा सिलेक्टिव बनाई गई फिर पायरेनजेपिन और टेलेंजेपिन, जो स्पेसिफिकली M1 रिसेप्टर्स जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं उसको ही ब्लॉक करती है, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा वो यूज़ नहीं होती है। फिर आ जाते हैं ऐसी ड्रग्स की जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स बढ़ाती है, जिसमें मेन है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एनालॉग्स। तो PGE एंड PGI2 उसके जो एनालॉग्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये म्यूकस का रिलीज़ करवाते हैं, बाइकार्बोनेट का रिलीज़ करवाते हैं, तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी बढ़ाते हैं, म्यूकोजल ब्लड फ्लो भी बढ़ाते हैं, और समवॉट ये प्रोटॉन पंप को भी थोड़ा इनहिबिट करते हैं, जिससे एसिड प्रोडक्शंस कम होता है। तो मेनली जो इसका एक्शन है वो है प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स को बढ़ाना, लेकिन समवॉट वो अग्रेसिव फैक्टर्स को भी थोड़ा बहुत कम करती है। उसमें जो एनालॉग PGE1 का नाम है उसका नाम है मिजोप्रोस्टोल, और PGE2 का एनालॉग है उसमें एनप्रोस्टिल और रियोप्रोस्टिल का इन्वॉल्वमेंट होता है। मिजोप्रोसोल ज़्यादा यूज़ होता है, और MCQ के फॉर्म में पूछता है अगर स्पेसिफिक ड्रग पूछे, नॉट ड्रग ऑफ चॉइस, अगर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनसेड्स इंड्यूस पेप्टिक अल्सर, अगर एनसेड्स से पेप्टिक अल्सर होता है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या लिखना है? PPI। लेकिन बहुत स्पेसिफिक ड्रग पूछे कि व्हाट इज द मोस्ट स्पेसिफिक ड्रग फॉर एनसेड्स इंड्यूस पेप्टिक अल्सर, तो उसमें आप लिखे PGE1 एनालॉग मिजोप्रोस्टोल। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस PPI ही है। E2 के एनालॉग पूछ सकते हैं रियोप्रोस्टिल और एनप्रोस्टिल। कौन सी साइड इफेक्ट्स होती हैं? डायरिया, एब्डोमिनल पेन, नॉर्मल साइड इफेक्ट्स होती हैं। अब आते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग के ऊपर, जिसमें नाम है सुक्रालफेट। हमने बात की थी, एक ऐसी मेडिकेशंस है जो अल्सर के ऊपर एक लेयर बना देती है, कोट बना देती हैं, जिससे अब HCl जो है उसके ऊपर आके उसको डैमेज नहीं कर सकते का, टाइम मिल जाएगा, अल्सर धीरे धीरे हील हो जाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे है अगेन, कि ये काम करती है सिर्फ एसिडिक एटमॉस्फेयर में ही। तो जब pH 4 से कम होगी, जब भी ट्रिमेंडस एसिडिक सिचुएशन होगी, तभी ये लोग एक्टिवेट हो पाएंगे ये ड्रग। ठीक है, तो इसको एंटासिड्स के साथ नहीं देना है, मीन्स कि ऐसी सिचुएशंस में इसको नहीं देना है जब pH वहाँ पे अल्कलाइन हो। ठीक है, एंटासिड्स क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा pH को, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगी, वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगी। जब एसिडिक एटमॉस्फेयर होता है तभी ये एक्टिवेट होती हैं, और उसके जो मोलिक्यूल्स हैं वो पोलीमराइज होते हैं, और अल्सर के बेस के ऊपर एक स्टिकी लेयर बनाते हैं, एक कोटिंग बनाते हैं, और जिससे एक फिजिकल बैरियर की तरह ये काम करती है, जिससे एसिड एक्सपोजर कम हो सके। फॉस्फेट को भी साथ में बाइंड कर लेती है, लेकिन जिससे डिसएडवांटेज होता है कि सीरम फॉस्फेट लेवल कम होता है और हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है। इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसके साथ जुड़ी हुई है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेटिंग ड्रग है। दूसरी एक अल्सर कोटिंग वाली मेडिकेशंस है बिस्मथ, जिसे कोलोइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट भी कहा जाता है। अगेन एक रेजिस्टेंट कोटिंग बनाती है अल्सर के ऊपर, लेकिन इसके साथ बिस्मथ के साथ जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी एंटी H पाइलोरी एक्शन। ये अल्सर कोट तो करती हैं, लेकिन इसमें एंटी H पाइलोरी एक्शन भी है। H पाइलोरी बैक्टीरिया को भी ये किल करती है, उसको डिसलॉज करती है। ठीक है, सरफेस ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा के ऊपर से उसे किल करती है। तो ये चीज़ आपको पूछते हैं। और दूसरी है बहुत स्पेसिफिक उसकी साइड इफ़ेक्ट्स, इसके साथ ब्लैकनिंग ऑफ टंग होता है। बिस्मथ से ब्लैकनिंग ऑफ टंग होता है, और इससे बोन डैमेज होता है, जिससे ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो सकता है, और बिस्मथ टॉक्सिसिटी होने से ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, एनकेफेलोपैथी भी हो सकता है। लेकिन ब्लैकनिंग ऑफ टंग, बोन डैमेज बहुत स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वहाँ पे जाके डिपॉजिट होना बिस्मथ का, और साथ में एंटी H पाइलोरी एक्शन। फिर कुछ नई ड्रग्स भी बनाई गई जो साइटोप्रोटेक्टिव के तौर पे फेमस हुई, जो सेल्स हैं पाराइटल सेल्स उसको प्रोटेक्ट करती हैं, जिसमें रेबामिपाइड और इकाबेट जैसे कुछ मेडिकेशंस हैं। ये कैसे काम करती हैं? तो प्रोस्टाग्लैंडिन का जनरेशन्स बढ़ाती है, और जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो डैमेज करते हैं उसको ये कम करती है। तो स्कैवेंजिंग, उनको डैमेज करने का काम करती है, फ्री रेडिकल्स को कम करती है।
अब बात करते हैं अल्सर हीलिंग ड्रग। अगेन ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन इसके बारे में जानना ज़रूरी है। पहले यूज़ होती थी, नाम है कार्बनऑक्सोलॉन। तो ये जो कार्बनऑक्सोलॉन है वो ल्यूकोराइस, जिसे ल्यूकोराइस भी कहते हैं, अगर आप विकी पे देखेंगे तो ल्यूकोराइस भी कहा गया है, उसके रूट में से डिराइव्ड होता है। और वो क्या करती है कि कॉजेस एपिथेलियलाइजेशन ऑफ अल्सर्स। जो अल्सर्स है उसमें एपिथेलियलाइजेशंस करती है, मीन्स कि उसका हीलिंग करने का काम करती है विदाउट डिक्रीजिंग द एसिड प्रोडक्शन, क्योंकि उसका एसिड प्रोडक्शंस के ऊपर कोई रोल नहीं है। उसका एक इंपॉर्टेंट एडीआर है अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन को ये डिस्प्लेस करती है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स के ऊपर से, और जिसकी वजह से अब अल्डोस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है। और अल्डोस्टेरॉन हमें पता है कि सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करता है, हाइपोकलीमिया करता है, हाइपरटेंशन करता है। तो इसीलिए जो भी सीवियस सिचुएशंस वाले पेशेंट्स हैं उसमें ये सिचुएशन वर्जन हो सकती है। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है, अल्डोस्टेरॉन को फ्री करती है उसके बाइंडिंग प्रोटीन्स के ऊपर से, और अल्सर को हीलिंग करने की एक स्पेसिफिक इसमें कैपेसिटी है कार्बेनॉक्सोलॉन। चलिए अब बात करते हैं, अगर एंटी एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ हो तो इस प्रकार की ड्रग से हम लोग ज़्यादातर रिलीफ नहीं कर पाएंगे, जैसे पीपीआई से। ठीक है, कोई पूछे कि एच पाइलोरी में पीपीआई ड्रग ऑफ चॉइस है? नहीं, यूज़ होते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक आपको एंटी माइक्रोबियल्स देनी पड़ेंगी, उसको किल करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन पता कैसे चलेगा? यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं, यूरिया का लेवल देखते हैं, और जिससे पता चल जाता है कि यूरियस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। अमोनिया का लेवल देखते हैं, अमोनिया जो प्रोड्यूस कर सकती है, तो जिससे पता चल जाता है कि इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें यूरियस प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, जिससे उसका डायग्नोस हो सकता है। कौन कौन सी मेडिकेशंस यूज़ होती हैं? सबसे पहले एक एंटी प्रोटोजोअल मेडिकेशन, या तो फिर मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल को कंबाइन किया जाता है विथ पीपीआई, और साथ में ऐसी ड्रग्स की जो एच पाइलोरी को किल करे। अभी हम रिसेंट देख चुके हैं बिस्मथ, जिसमें एच पाइलोरी किलिंग कैपेसिटी है, और कुछ एंटी माइक्रोबियल्स जो है अमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, तीनों अलग अलग ग्रुप में से हैं। बीटा लैक्टम में से है, हमारा जो मैक्रोलाइड ग्रुप में से है, और टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में से है। तो उसके अलग अलग रजाइम होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ एरियाज़ की जहाँ पे क्लोरिथ्रोमाइसिन का रेजिस्टेंस कम है, तो क्लैरिथ्रोमाइसिन वाली दे सकते हैं, जो स्टैंडर्ड ट्रिपल ड्रग थेरेपी है। दिन में 2 बार 14 दिन के लिए आप दे सकते हैं। कौन कौन से मेडिकेशंस है कॉम्बिनेशंस में? सबसे पहले क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 mg, साथ में अमोक्सिसिलिन 1000 mg, या तो फिर आप पेनिसिलिन की एलर्जी है किसी पेशेंट्स को तो मेट्रोनिडाजोल भी दे सकते हैं, और साथ में लेंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल वाला जो ग्रुप है उसके अंदर से। तो CAL या फिर CML, ऐसी आप कॉम्बिनेशन याद रख सकते हो। क्लैरिथ्रोमाइसिन साथ में अमोक्सिसिलिन, या तो फिर मेट्रोनिडाजोल, या तो फिर लेंसोप्राजोल। इस प्रकार से 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन आता है, किट आती है, और जो दिन में 2 बार लेनी होती है 14 दिन के लिए। लेकिन अगर वो क्लैरिथ्रोमाइसिन का उस स्टेज पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो फिर वहाँ पे क्वाड्रुपल थेरापी दी जाती है, 4 दवाइयाँ दी जाती है। सबसे पहले लेंसोप्राजोल जो था वहाँ पे, यहाँ पे भी दिया जाता है। एक मेट्रोनिडाजोल जो वहाँ पे था, यहाँ पे भी दिया जाता है। साथ में टेट्रासाइक्लिन और बिस्मथ। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन 4 ड्रग का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे बिस्मथ एक एडिशनली ऐड होता है, साथ में टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल और लेंसोप्राजोल का ऐड किया जाता है। अगेन 14 दिन की ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये कुछ एंटी एच पाइलोरी रजाइम्स हैं, उसकी किट अवेलेबल होती है, और इस प्रकार से 14 दिन की ट्रीटमेंट इनफ होती है। तो होपफुली ये जो अल्सर वाले पूरी जो ड्रग्स हैं, पूरा जो हमारा सेक्शन है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कोई भी MCQ पूछते हैं स्पेसिफिकली, तो अब आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चंस है, डाउट है, तो आप हमें बताइए, और हमारे दूसरे प्लेलिस्ट भी चेकआउट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।